हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में हम भौतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम वैद्युत क्षेत्र में कूलाम के नियम का अध्ययन कर रहे थे। पिछले कुछ वीडियो में मैंने कूलाम के नियम पर आधारित बहुत अच्छे प्रश्नों का अध्ययन किया और उसी में अच्छे स्थित निरक्षित वैद्युत क्षेत्र तीव्रताओं का अध्ययन किया। वैद्युत ध्रुव क्या होता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उसका अध्ययन किया और उस पर आधारित कुछ अच्छे उन प्रश्नों का अध्ययन किया जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत बहुत इम्पोर्टेंट थे और परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा थी। उन प्रश्नों को मैंने अध्ययन किया। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को रखने पर उस पर कार्य करने वाले बल की गणना करना है तथा बलयुग्म आघूर्ण की गणना करना है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले हम इस प्रश्न का विश्लेषण करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म आघूर्ण। हमें इसी का अध्ययन करना है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, जो कि बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं और बोर्ड परीक्षा में के अलावा भी कंपटीशन में बहुत बार पूछे जाते हैं। हम इसको पूरा बेसिक से लेकर बताते हैं, जैसा कि हैबिट है हमारा कि कोई भी टॉपिक चाहे सरल हो चाहे कठिन हो उसको हम पूरा बेसिक से बिना विश्लेषण के बताते ही नहीं उसको, जिससे आपको फील आए। तो हम समझते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र कह दिया। अगर अब यहाँ पर एक समान कह दिया तो अगर असमान वैद्युत क्षेत्र होता तो क्या होता, इन दोनों पर हम अध्ययन करते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? जब वैद्युत बल रेखाओं की दिशा एक ही तरफ हो तथा किन्हीं दो वैद्युत बल रेखाएं, जितनी वैद्युत बल रेखाएं हैं सभी के बीच की दूरी आपस में समान हो। कुछ समय के लिए आप पूरा कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखिएगा। ये क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र, सभी की दिशाएं एक ही तरफ है और उनके बीच का गैपिंग क्या है? समान है। जितना ये दोनों वैद्युत बल रेखाएं जितनी दूरी पर होंगी उतने ए भी होंगी, जितनी वैद्युत बल रेखाएं सब आपस में इक्वल डिस्टेंस पर हैं। ये क्या हुआ? वैद्युत क्षेत्र। ये क्या हुआ? समान वैद्युत क्षेत्र हुआ। एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र। हम असमान वैद्युत क्षेत्र की बातें करते हैं। असमान वैद्युत क्षेत्र, ये असमान वैद्युत क्षेत्र है। असमान वैद्युत क्षेत्र मतलब कि असमान वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, किन्हीं दो वैद्युत बल रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसके बीच का डिस्टेंस अगर d1 है तो इसके बीच का d2 हो जाएगा, इसके बीच का d3 हो जाएगा, इसके बीच और d1 इज नॉट इक्वल टू d2 इज नॉट इक्वल टू d3। मतलब इन दोनों जो वैद्युत बल रेखाओं के बीच दूरी होगी तो इन दोनों वैद्युत बल रेखाओं के बीच दूरी उतना नहीं हुई तो इनके बीच दूरी इससे अधिक हुई है तो इससे कम होगी और दिशाएं क्या रहेंगी? समान रहेंगी। और प्रश्न क्या कहा है दोनों को हम समझते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसके बाद तभी फील आ पाएगा। कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव पर कार्य करने वाले बलयुग्म आघूर्ण। अब हम वैद्युत ध्रुव रख रहे हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम वैद्युत ध्रुव को रख दिए हैं थीटा कोण पर। हम यहाँ पर किस एंगल पर रख दिए हैं? हम थीटा एंगल पर रख दिए हैं। ठीक, ए यहाँ पर कोई बिंदु ए है, ये कोई बिंदु बी है, इस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, इस पर माइनस क्यू कूलाम का आवेश है। जैसे ही एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को रखा जाता है तो वैद्युत ध्रुव पर एक बल कार्य करने लगता है, एक वैद्युत बल कार्य करने लगता है। उसमें क्या होता है? जो प्लस क्यू कूलाम वह वैद्युत बल वैद्युत ध्रुव पर कार्य करने लगता है जो प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण
वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। F1 बराबर क्या हो जाएगा, QE तथा माइनस Q कूलाम आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को रखते हैं तो वैद्युत ध्रुव पर एक बल कार्य करने लगता है। वैद्युत ध्रुव पर एक बल कार्य करने लगता है तो प्लस Q कूलाम आवेश कारण, क्योंकि वैद्युत ध्रुव क्या होता है, परिमाण में समान तो विपरीत प्रकृति के आवेश से मिलकर बना होता है, इसलिए प्लस Q कूलाम आवेश कारण जो वैद्युत बल कार्य करता है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है, तथा माइनस Q आवेश कारण जो वैद्युत बल कार्य करता है वह वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब इन दोनों बलों को हम देखते हैं। जो बल F1 है वो F1 क्या है, QE है, और F2 क्या है, ये भी क्या है, यहाँ से विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। ये माइनस QE है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस QE हो जाएगा, ये माइनस QE हो जाएगा। ये दोनों बलों को देखेंगे परिमाण में, अगर देखेंगे परिमाण में समान है QE, लेकिन इसकी दिशा क्या है, विपरीत है। अगर हम नेट बल निकालेंगे यहाँ से, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F1 प्लस क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका QE प्लस और माइनस हो जाएगा QE। ओवरऑल जो बल का परिमाण आएगा वो कितना आएगा, 0 हो जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है, ये ऑलवेज होगा। ये क्या होगा, ऑलवेज। ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज होगा। ये हमेशा रहेगा। ये कंडीशन पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम वैद्युत ध्रुव को रखते हैं तो उस पर कार्य करने वाले परिणामी बल का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। ये हमेशा रहता है। अगर वह एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उस पर वैद्युत ध्रुव रखा गया है तो उस पर कार्य करने वाले परिणामी बल का मान 0 होगा। बस शर्त इतना है कि वह एक समान वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए जिसमें प्लस Q कूलाम आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र के जिसमें प्लस Q कूलाम आवेश का वैद्युत बल की दिशा होती है, वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है वैद्युत बल, तथा माइनस Q कूलाम आवेश का जो वैद्युत बल कार्य करता है वह वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। लेकिन ये दोनों बल परिमाण में समान होते हैं, लेकिन प्रकृति में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अर्थात एक F1 बराबर प्लस QE हो जाएगा और F2 बराबर माइनस QE है। जो माइनस क्या बता रहा है, प्लस माइनस दिशाएं क्या हो गई, विपरीत, लेकिन परिमाण क्या हो जाएगा, समान होगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों बलों की क्रिया रेखा एक समान नहीं होगी। इन दोनों बलों की क्रिया रेखा समान, इसका मतलब ये दोनों बल एक ही रेखा में कार्य नहीं करेंगे। जैसे क्या हुआ, इसको हम इस प्रकार से बढ़ा दे और इसको हम इस प्रकार से बढ़ा दे, तो एक बल ऊपर है एक बल नीचे, हम इसको बढ़ाएंगे इस प्रकार से, ये दोनों आपस में मिलेंगे नहीं कहीं पर भी। इसका मतलब ये दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं वो आपस में समान नहीं है। इन दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं वो आपस समान नहीं है। अगर क्रिया रेखा समान हो जाती तो इसका मतलब क्या हो जाता, इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से मान लेते हैं एक बल है, तो इस प्रकार से हो जाता है क्रिया रेखा इन दोनों का, इस प्रकार से। अब ये दोनों जो यहाँ पर बल है ये क्या है, एक ऊपर कार्य कर रहा है तो इस प्रकार से जाएगा, और एक नीचे कार्य कर रहा है इस प्रकार से, तो क्रिया रेखा आपस में समान नहीं है। तो जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है, एक वैद्युत बल कार्य करने लगता है, जिसमें प्लस Q कूलाम आवेश का जो वैद्युत बल कार्य करेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा, तथा माइनस Q कूलाम आवेश का जो बल कार्य करेगा वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करेगा। ये दोनों बल परिमाण में तो समान होते हैं लेकिन प्रकृति में विपरीत होते हैं, इसलिए इनका जो नेट फोर्स होता है इस पर कार्य करने वाले परिणामी वैद्युत बल जो होती है वो 0 होती है, सदैव 0 होती है। लेकिन शर्त ये है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखी जाए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके लिए क्या हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ये दोनों जो बल हैं ये दोनों बल कार्य कर रहे हैं वैद्युत ध्रुव पर, कार्य करने वाले दोनों बलों का जो क्रिया रेखा समान नहीं होता। मतलब कि इन दोनों की जो क्रिया रेखाएं हैं वो समझ से एक बल यहाँ पर है, मतलब दोनों AF1 है और AF2 है, ये दोनों बल एक ही रेखाओं में कार्य नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए वैद्युत ध्रुव पर कार्य करने में दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं होती हैं वो आपस समान नहीं होती, अर्थात F1 और F2 एक ही क्रिया रेखा पर कार्य नहीं करते हैं। जैसे ही F नेट इस पर कार्य करने में परिणामी बल का मान 0 हो जाता है तो इस पर एक बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है जो इसको क्या करेगा, जो इसको घुमाने का प्रयास करता है। इसका मतलब यहाँ पर एक बल यहाँ पर लग रहा है, एक बल यहाँ पर, तो ये इसको नीचे लाने का प्रयास करेगा, ये ऊपर, इस प्रकार से नीचे ऊपर लाने का प्रयास करेगा, इस प्रकार से रोटेट होने लगेगा। ये अपने अक्ष पर क्या करेगा, रोटेशन एक्सिस है। इसका मतलब जब
जैसे परिणामी बल का मान शून्य होता है तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म आघूर्ण कार्य करने लगता है, जो उस वैद्युत द्विध्रुव को अपने अक्ष के परितः घुमाने लगता है। ये यहाँ पर क्या लगा, जैसे यहीं पर है, यहाँ पर ये क्या रखा गया है, यहाँ पर मान लेते वैद्युत द्विध्रुव, इस पर एक बल कार्य कर रहा है, इस पर ये क्या कर रहा है, ये वाला जो बल है इसको ऊपर ले जाने का प्रयास कर, और ये वाला बल क्या रहा नीचे, इस प्रकार से अक्ष के परितः, अपने अक्ष के परितः क्या करेगा, रोटेट करेगा, इस प्रकार से रोटेट करेगा। या हम कह सकते हैं अपने सेंटर मास के अनुदिश क्या करेगा, ये क्या हो जाए, इसका जो मध्य बिंदु, ये क्या सेंटर ऑफ मास है, अपने द्रव्यमान केंद्र के अनुदिश क्या करेगा, रोटेट करेगा। इसका मतलब जैसे ही परिणामी बल का मान शून्य होता है, इस पर एक बलयुग्म आघूर्ण कार्य करने लगता है, जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करता है, जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करता है, इस प्रकार से। अर्थात जैसे, और कहाँ से घूमेगा, अपने रोटेशन एक्सिस से, अपने सेंटर ऑफ मास से क्या करेगा, घूमेगा। जैसे यहाँ पर सेंटर ऑफ मास हो जाएगा तो प्लस F1 जो बल होगा इसको इस साइड घुमाने का प्रयास करेगा, इस तरफ लेकर आएगा, और जो F2 होगा इसको ऊपर तरफ, ये ऐसे अपने अक्ष के परितः ये घूमेगा, अपने अक्ष के परितः घूमने का प्रयास करेगा। इसको मतलब पहला जो कंडीशन है कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर जो बल कार्य करने वाला जो परिणामी बल होता है वो शून्य होता, सदैव शून्य होता। कब, जब वह वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा। जैसे ही वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, जैसे ही वैद्युत बल का मान वैद्युत द्विध्रुव कार्य करने वाले परिणामी बल का मान शून्य होता है, उस पर एक बलयुग्म आघूर्ण कार्य करने लगता है, जो वैद्युत द्विध्रुव को अपने अक्ष के परितः, अपने रोटेशन अक्ष के परितः या अपने वैद्युत द्विध्रुव के द्रव्यमान केंद्र के परितः क्या करेगा, उसको घुमाने लगता है, रोटेट करने लगता है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा हम सीखने का प्रयास करते हैं कि जब हम वैद्युत द्विध्रुव को असमान, यहाँ लिखेंगे क्या, असमान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, असमान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो हम मान लेते हैं ये असमान वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से है, असमान वैद्युत क्षेत्र हो गया। यहाँ से यहाँ पर जो दिशा हो जाएगी माइनस क्यू कूलम की आवश्यक क्या होती है, प्लस क्यू कूलम की आवश्यक वैद्युत द्विध्रुव की, तो ये हम मान लेते हैं माइनस क्यू है, ये क्या है, प्लस क्यू है, ये ए है, ये बी हो जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या, माइनस क्यू से प्लस क्यू कूलम है उसका, इस पर भी एक बल कार्य करेगा। इसकी जो दिशा मतलब प्लस क्यू कूलम है, उसका जो वैद्युत बल की दिशा होती है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है, क्यू ई हो जाएगा। और माइनस क्यू कूलम आवेश का जो वैद्युत बल की दिशा होती है वो क्या हो जाती है, वो होती है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करेगा। लेकिन एक समान वैद्युत क्षेत्र होने का मतलब हर एक बिंदुओं पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो समान होगा, और वैद्युत क्षेत्र समान होने की वजह से जो वैद्युत बल होता है वो भी समान हो जाता है, क्योंकि ये जो आवेश होते हैं परिमाण में समान होते हैं। और जो अब एक समान वैद्युत क्षेत्र होने का मतलब प्रत्येक बिंदुओं पर ई प्रत्येक बिंदुओं पर ई का मान समान रहेगा। लेकिन असमान वैद्युत क्षेत्र होने का मतलब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो आपका वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व है बहुत अधिक है, और यहाँ पर घनत्व क्या इसकी तुलना में क्या है, इसकी तुलना में देखो यहाँ पर दूर दूर है, यहाँ पर जो वैद्युत बल रेखाओं जो घनत्व है वो ये क्या है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर अधिक है। जब वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व अधिक हो जाता है तो वहाँ पर जो वैद्युत बल रेखाएं अधिक पाई जाती है, जब वैद्युत बल रेखाएं अधिक पाई जाएंगी तो वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और यहाँ पर जब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होगी तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, कम होता है। अर्थात यहाँ देखने पर क्या होता है, F1 आपका F2 है, F2 क्या है, अधिक है F1 से, F2 क्या है, अधिक है F1 से। यहाँ तो जो परिणामी आएगा F नेट आएगा, क्या वह जीरो आएगा या नहीं आएगा, क्या यह जीरो आएगा या नहीं, यह हम नहीं कह सकते हैं। हम यह लिख सकते हैं कि F नेट बराबर हो जाएगा F2 माइनस कुछ भी हो जाए, कि F नेट का जो वैल्यू आएगा वो जीरो आएगा कि नहीं आएगा, इसके विषय में हम कुछ कह नहीं सकते। इसके विषय में, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। मतलब यह अगर असमान वैद्युत क्षेत्र है कि शून्य होगा कि नहीं होगा, इसके विषय में हम अज्ञात है, इसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते कि शून्य भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये क्लियर है कि जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर कार्य करने वाले परिणामी बल का मान क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन जब असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है उस पर कार्य करने वाले परिणामी बलों का मान शून्य होगा या नहीं होगा, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं। बस इतना जानते हैं कि जब असमान वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा तो कुछ बिंदुओं पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम होगा, कुछ बिंदुओं पर क्या होगा, न्यूनतम होगा। जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम होगा वहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व अधिक हो जाएगा, और जहाँ पर कम होगा वहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं घनत्व का मान क्या, वैद्युत बल रेखाओं घनत्व क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। वैद्युत बल रेखाओं घनत्व होने का मतलब वैद्युत बल रेखाएं कम पाई जाएंगी और अधिक होने के मतलब वैद्युत बल रेखाएं अधिक पाई जाएंगी। यही है, जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल को रखा जाता है तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल कार्य करने लगता है जो प्लस क्यू कूलम आवेश करण वैद्युत बल की दिशा में, जो प्लस क्यू कूलम आवेश करण क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है, तथा माइनस क्यू कूलम आवेश करण वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये दोनों बल परिमाण में क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन प्रकृति में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। इसलिए जो परिणामी वैद्युत बल का मान होता है वो 0 होता है और सदैव 0 होता है। कब? जब वह एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। जैसे ही वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाली परिणामी बल का मान 0 हो जाता है, इस पर एक बलयुग्म आघूर्ण कार्य करने लगता है, जो क्या करता है, जो इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करता था। ये इसको इस साइड लाएगा और ये इसको ऊपर तरफ लेकर जाएगा। इस प्रकार से ये ऐसे लेकर आएगा, ये ऐसे लेकर आएगा। ये क्या करेगा, रोटेट करेगा और कहाँ पर, अपने रोटेशन एक्सिस के परितः रोटेट करेगा, अपने रोटेशन एक्सिस के परितः। ये क्या करेगा, बल इसको इस साइड लाने का प्रयास करेगा और ये क्या करेगा, ऊपर ले जाने का, ऐसे। ये अपने रोटेशन एक्सिस के चारों तरफ कार्य करेगा। इस प्रकार से ये वाला जो F1 बल होगा इसको इस तरफ घुमाने का प्रयास, और F2 क्या करेगा, ऊपर तरफ ले जाने का प्रयास करेगा। F1 क्या करेगा, नीचे की तरफ ले जाने का प्रयास करेगा। तो क्या करेगा, अपने रोटेशन एक्सिस की क्या करेगा, परितः क्या करेगा, ये चक्र लगाएगा या गति करेगा, या अपने द्रव्यमान केंद्र की चारों तरफ क्या करेगा, गति करेगा। कब? जब परिणामी बल का मान क्या होता है, 0 होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं होती हैं वो आपस में समान नहीं होते, अर्थात ये दोनों बल एक ही रेखा पर कार्य नहीं करते, क्योंकि ये रेखा मिलाएंगे दूसरा F2 नहीं मिल रहा है और ये रेखा मिलाएंगे तो F1 नहीं मिल, इनके बीच में गैपिंग है। ये हुआ कि एक समान वैद्युत क्षेत्र और असमान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर क्या निष्कर्ष निकलता है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निकले, इसको हम लिख देते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा, जब वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। पहला क्या हो जाएगा, प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण वह बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण वह बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूसरा हो जाएगा माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण वह बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। अर्थात हो जाएगा F1 बराबर हो जाएगा प्लस QE और F2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस QE। ये दोनों बल परिमाण में समान है लेकिन दिशा में क्या विपरीत है, दोनों की दिशाएं अलग अलग है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F नेट इक्वल टू हो जाएगा F1 प्लस F2, ये हो जाएगा QE माइनस QE हो जाएगा F नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जैसे ही परिणामी वैद्युत बल का मान कार्यक्रमी वैद्युत बल का समान हो जाएगा, इस पर एक बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। लिखेंगे यहाँ से दूसरा पॉइंट, परिणामी वैद्युत बल का मान शून्य होने से एक बलयुग्म उत्पन्न हो जाता है जो वैद्युत द्विध्रुव को द्रव्यमान केंद्र के परितः
द्रव्यमान केंद्र या चक्रण अक्ष के परितः घुमाता है। यहाँ से तीसरा हो जाएगा, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, दोनों बलों की क्रिया रेखा समान नहीं होती। अर्थात ये इसका तात्पर्य क्या, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि दोनों बलों क्रिया रेखा समान नहीं होती। क्रिया रेखा समान नहीं होने का मतलब क्या, जो दोनों बल हैं वह एक ही रेखा पर कार्य नहीं करता था। दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है वो अलग अलग है। दूसरा क्या था, जब हम असमान वाले क्षेत्र में रखते हैं, असमान वाले क्षेत्र रखने पर हम इस चीज़ को जानने में जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती कि उन दोनों बलों का जो परिणामी होगा वो शून्य होगा या नहीं होगा। लेकिन इतना क्लियर हो जाता है कि वहाँ पर प्रत्येक बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग होगा, क्योंकि कुछ बिंदुओं पर जो वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व है वो क्या होता है, कम होता है। अर्थात वहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं कम पाई जाएंगी तो वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फलस्वरूप कार्यक्रम में बल का मान भी कम हो जाएगा। और कुछ बिंदुओं पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक पाई जाएगी, अर्थात वैद्युत बल रेखाओं का जो घनत्व हो जाएगा वो अधिक हो जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र अधिक हो जाएगा, तो वैद्युत बल भी अधिक हो जाएगा। इसलिए जो आपका एफ नेट निकलता है, इसके विषय में हम कह नहीं सकते कि जो एफ नेट का जो वैल्यू होगा वो शून्य होगा या नहीं होगा। लेकिन एफ नेट का वैल्यू शून्य होगा कब, जब वह वैद्युत ध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम थोड़ा सा और इसका विश्लेषण करते हैं और सीखते हैं। जैसे एक समान वैद्युत क्षेत्र, अब हम इसी को लेकर आगे बढ़ें क्योंकि हेडिंग है एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र हम बनाते हैं यहाँ पर। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें हम एक वैद्युत ध्रुव को रखते हैं। अब वैद्युत ध्रुव यहाँ पर रख देते हैं हम। थोड़ा सा और हम इसका विश्लेषण करेंगे जिससे आपको कोई समस्या ना हो। पूरा अच्छे से आप इसको फील कीजिए इसको। अब ये क्या है, माइनस क्यू है, ये क्या हो जाएगा प्लस क्यू। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, तो इसकी जो दिशा हो जाएगी माइनस क्यू कूलम के आवेश से प्लस क्यू कूलम के आवेश की तरफ वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा हो जाएगी। तो माइनस क्यू कूलम आवेश का जो वैद्युत बल कार्य करता है वो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशाओं में। तो प्लस क्यू कूलम आवेश का जो वैद्युत बल कार्य करेगा वो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशाओं में कार्य करेगा। ए इसका क्या हो जाएगा, चक्रण की दिशा। ये रोटेशन एक्सिस हो जाएगा यहाँ से। ये क्या हो जाए, इसी के परितः क्या करेगा, घूमेगा। अब हमें निकालना क्या हो, बलयुग्म आघूर्ण निकालना रहेगा। तो क्या यहाँ से बलयुग्म आघूर्ण निकालने के हम मान लेते हैं ये क्या है, यहाँ से थीटा एंगल पर रखा गया है। तो ये दूरी क्या है, ये दूरी वैद्युत ध्रुव के बीच की 2l होती है। अगर ये एंगल थीटा है तो कोण से सटी हुई भुजा, संलग्न भुजा का जो घटक होता है वो क्या होता है 2l cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो घटक होता है वो क्या होता है 2l sin थीटा होता है। क्या हो जाएगा, 2l sin थीटा हो जाएगा। तो हम इसको दोबारा समझते हैं, डेरिवेशन की तरफ हम चलते हैं। दो फिगर से पूरा समझने का प्रयास करेंगे। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। इसमें हम वैद्युत ध्रुव को रख दे रहे हैं। ये आपका एक वैद्युत ध्रुव हो जाएगा। इस पर माइनस क्यू कूलम का आवेश है, इस पर प्लस क्यू कूलम का आवेश है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। जो इसकी दिशा हो जाएगी माइनस क्यू कूलम से प्लस क्यू कूलम, और इसके बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी 2l हो जाएगी। अब
प्लस क्यू कूलम आवेश का जो वैद्युत बल हो जाएगा F1 हो जाएगा, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा QE हो जाएगा, और माइनस क्यू कूलम आवेश से जो वैद्युत बल होगा वो क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में माइनस QE हो जाएगा। हमें निकालना है बल। इस पर हमने जो बल कार्य करता है, बल कार्य किया, बल कार्य करने से पर एक बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न होगा जो इसको घुमाने का प्रयास कर रहा है, द्रव्यमान एक्सिस के परिधि घुमाने का प्रयास कर रहा है। तो जो बलयुग्म आघूर्ण टॉर्क होता है, बलयुग्म इंग्लिश क्या है, टॉर्क, तो टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर होता है बल गुणे हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल गुणे हो जाएगा लंबवत दूरी। तो ये जो लंबवत दूरी होगी इसके लिए, ये तो होगी नहीं, ये लंबवत दूरी यही होगी, ये लंबवत दूरी यही होगी, ये लंबवत दूरी हो जाएगी। हम मान लेते हैं कि ये जो वैद्युत ध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा थीटा कोण पर रखा गया है। तो अगर थीटा कोण पर रखा गया है तो कोण से संलग्न भुजा जो होती है उसका जो घटक होता है वो 2l cos थीटा होता है, तथा इसके इसी घटक के परपेंडिकुलर जो घटक होता है वो क्या होता है, 2l sin थीटा होता है। ये 2l cos थीटा और इसके पर थीटा कोण से सटी हुई जो भुजा हो जाएगी वो 2l cos थीटा, उसके परपेंडिकुलर 2l sin थीटा हो जाएगा। हम ये 2l का घटक निकाल रहे हैं। तो यहाँ से टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर f का वैल्यू कितना है, QE है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है आपका, ये क्या लिख सकते हैं हम, r बराबर लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 2l sin थीटा। तो ये हो जाएगा टाउ बराबर Q, ये हो जाएगा यहाँ से Q गुणे 2l इंटू E sin थीटा। तो हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं P बराबर Q गुणे 2l, तो टाउ बराबर हो जाएगा PE sin थीटा। ये क्या हो जाएगा, टाउ बराबर PE sin थीटा। तो हम अगर लिखना चाहेंगे थोड़ा बहुत, अगर थ्योरी लिखना चाहेंगे क्या कहेंगे, माना एक पूरा एक समान वैद्युत क्षेत्र है, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत ध्रुव AB है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलम के आवेश से मिलकर बना है, जिसकी बीज दूरी 2l है, जिसकी बीज दूरी 2l है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है। जब जैसे ही वैद्युत ध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए जिस पर एक बल कार्य करने लगता है, वह बल प्लस क्यू कूलम आवेश करण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है तथा माइनस क्यू कूलम आवेश करण वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है। ये दोनों बल जो होते हैं परिमाण में समान होते हैं, परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। इसलिए इस पर कार्य करने वाले परिणामी बल का मान क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए इस पर कार्य करने वाले परिणामी बल का मान शून्य होता है। जैसे ही परिणामी बल का मान शून्य हो जाएगा, वैद्युत ध्रुव पर एक बलयुग्म में आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है जो वैद्युत ध्रुव को अपने चक्रण अक्ष के परितः या द्रव्यमान केंद्र के परितः क्या करता है, घुमाने का प्रयास करता है। ऐसे इस प्रकार से घुमाने का प्रयास करेगा। ये वाला क्या करेगा, इसको ऊपर ले जाएगा, और ये वाला क्या करेगा, नीचे। ये मतलब इस प्रकार से ये वाला जो बल होगा इसको नीचे लाने का प्रयास करेगा और ये वाला ऊपर लाने का इस प्रकार से प्रयास करेगा। ये जो वैद्युत ध्रुव होगा वो लगातार अपने चक्रण अक्ष के अनुदिश या अपने द्रव्यमान अक्ष के अनुदिश क्या करेगा, घूमता रहेगा। तो ये जो आपका आया है टाउ बराबर PE sin थीटा, यही क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव पर कार्य करने वाला बलयुग्म आघूर्ण। ये और थोड़ा सा इसको फील करते हैं। अब ये जो आपका 2l sin थीटा है, ये किस प्रकार से 2l sin थीटा आया कैसे, ये तो मान लीजिए आपका डेरिवेशन है। इसका और हम विश्लेषण करते हैं और दूसरे विधि से इसको लाने का प्रयास करते सही रूप में। ये तो मान लीजिए इस प्रकार से बना दिए जो बुकों में, ये आया कैसे इसका हम विश्लेषण करते हैं और वही टाउ बराबर PE sin थीटा ही आएगा। हम इसका क्या करेंगे, विश्लेषण करते हैं फिगर के माध्यम से। इसका हम करेंगे एनालिसिस, विश्लेषण। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं हम, यहाँ से बनाएंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं हम, विश्लेषण करते हैं इसका। हम अभी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पूरी तरीके से फील आ जाएगा। यहाँ से ये 2l sin थीटा है किस प्रकार से आया यहाँ से, तो हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या रख दिए, हम वैद्युत द्विध्रुव रख दिए। ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव, ये वैद्युत द्विध्रुव है। ये माइनस क्यू है, माइनस क्यू कूलम आवेश का जो वैद्युत बल होता है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो जाएगा, और प्लस क्यू कूलम आवेश कारण जो वैद्युत बल हो जाएगा वो हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा। ये क्या है, इसका ये चक्रण अक्ष है या द्रव्यमान केंद्र है। इसकी जो बीच की दूरी हो जाएगी वो क्या है,
2l है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक दूरी l हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। अब इसको हम हटा देते हैं। जैसे ही इस पर जो बल F नेट फोर्स का मान 0 हो जाता है, अर्थात इस पर कार्य करने परिणामी बल का मान 0 हो जाता है, तो इस पर, इस आवेश पर यहाँ पर क्या एक उत्पन्न हो जाता है, इस आवेश का क्या होता है, एक बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा और यहाँ पर भी उत्पन्न हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इसको घुमाएगा इस प्रकार से, ये इसको घुमाएगा, अर्थात किस वजह से, ये क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, ये क्या है, क्लॉकवाइज, ये क्या है, क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये इसको घुमाने का प्रयास करेगा, ये ऐसे, इसको यही मान लीजिए द्विध्रुव है तो यहाँ पर रखा गया है, तो इसको घुमाने का इस प्रकार से प्रयास करेगा, इस प्रकार से प्रयास करेगा। इसका मतलब ये इस पर एक बलयुग्म आघूर्ण कार्य करेगा। तो जो बलयुग्म आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ये टाउ1 यहाँ पर कार्य के मानते हैं, टाउ1 हो जाएगा यहाँ पर। तो टाउ1 बराबर क्या होता है, बल गुणे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा, यही होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या है, हम मानते हैं ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा थीटा कोण पर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल थीटा हो जाएगा। ये क्या है आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अगर ये यल है तो ये वाला घटक क्या हो जाएगा, यल कॉस थीटा, क्योंकि जो कोण से सटी हुई भुजा होती है वो यल कॉस थीटा, और ये वाला घटक क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक बलयुग्म आघूर्ण कार्य करेगा, जो इस सिरे को ऊपर ले जाने का, ये ऊपर ले जाएगा, ये ऐसे नीचे, ये ऐसे नीचे लाने का प्रयास करेगा, ये ऐसे नीचे ले जाने का प्रयास। इसका मतलब यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, ये यहाँ पर है, अगर इस प्रकार से रखा गया है तो एक बल इसको ऊपर ले जाने का प्रयास करेगा और ये वाला उसको नीचे ले जाने का प्रयास करेगा, ऐसे इस प्रकार से, इस प्रकार। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसको ऊपर ले जाने का, ऐसे है तो ये इसको ऊपर ले जाने का प्रयास करेगा। और कैसे घूमेगा, ये अपने अक्ष के परितः घूमेगा, जो वैद्युत द्विध्रुव है यह अपने अक्ष के परितः घूमेगा, इस प्रकार से घूमेगा, या यहाँ से कह सकते हैं अपने द्रव्यमान केंद्र के परितः घूमेगा। तो ये भी क्या है, यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज चलेगा, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में ये चलेगा। तो अब इसका मतलब जो घड़ी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कार्य करेगा, वो हम मान लेते हैं क्या हो जाएगा, वो टाउ2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एफ गुणे हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये यही होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ये एंगल ये क्या है आपका, ये थीटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट, शीर्षा विमुख। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा। तो ये अब इससे सटी हुई भुजा है, ये घटक क्या हो जाएगा, यल कॉस थीटा, और ये वाला घटक क्या हो जाएगा, यल साइन थीटा। इस प्रकार से है। अब वैल्यू रखते हैं, इसका हो जाएगा टाउ1 बराबर हो जाएगा एफ, हो जाएगा क्यू ई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हो जाएगा एल साइन थीटा। यहाँ से टाउ2 ये क्या हो जाएगा, एफ है, एफ का क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इसके लिए एल साइन थीटा है, एल साइन थीटा है। ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम परिणामी निकाल लेते हैं, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ1 प्लस टाउ2, तो हो जाएगा यहाँ से इसके लिए क्यू ई साइन थीटा प्लस हो जाएगा क्यू ई साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2QE साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से यल है QE L साइन थीटा, QE हो जाएगा यहाँ से L साइन थीटा, QE L साइन थीटा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2QE L साइन थीटा। हम इसको लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, Q गुणे 2L इंटू में क्या हो जाएगा, E साइन थीटा हो जाएगा। ओवरऑल कितना हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा। ये इस प्रकार से आपका जो यहाँ से डायरेक्टली मैंने 2L साइन थीटा किया है, रियलिटी में एक केवल आपको एक लगाने का, एक बुकों में लगाने का तरीका दे दिया कि इस प्रकार लगा दिया, लेकिन जो फील है इसका इस प्रकार से आता है। जैसे इस पर विद्युत बल कार्य करेगा, इसको घुमाने का प्रयास करेगा, और जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है, इसके रोटेशन एक्सिस से, सेंटर ऑफ मास से लिया जाता है। जो पूरा दूरी लिया गया 2L साइन थीटा, इस प्रकार से नहीं है, ये जो 2L आया है इस प्रकार से आया, सेंटर यहाँ पर L साइन थीटा है और इतना L साइन थीटा प्लस L साइन थीटा प्लस 2L साइन थीटा। ये तो आपको समझाने का प्रयास जिससे बोर्ड में आप ले, लेकिन सही कॉन्सेप्ट इसका यही है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसके मुख्य बिंदुओं पर।
मुख्य बिंदु को लिखते हैं। जैसे टाउ बराबर कितना है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा आया, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा आया, टाउ बराबर आया पी ई साइन थीटा। तो इसको हम दो, ये प्योर कॉन्सेप्ट है, इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, इसको लिख सकते हैं वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा, पी ई साइन थीटा ही आएगा, और ये कितना आएगा, पी ई साइन थीटा आएगा। ये इसका परिमाण है, ये परिमाण, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। वेक्टर यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई इज नॉट इक्वल टू वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी। इसका रीजन क्या हो जाएगा, दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इसी वजह से क्या हो जाएगा, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई इज नॉट इक्वल टू वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी। इन दोनों का परिमाण समान हो सकता है, लेकिन ये दोनों सदिश आपस में समान नहीं हो सकते हैं। देखो पी साइन थीटा आया, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई का मान पी साइन थीटा, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी का मान पी साइन थीटा है, लेकिन परिमाण है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई इज नॉट इक्वल टू वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी, क्योंकि दो सदिशों का जो सदिश गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अब हमारे माइंड में विचार आ रहा है कि हम टाउ बराबर पी साइन थीटा को हम ये लिखें या ए लिखें, दो चीज़ें आ गई हमारे माइंड में। तो हम इन चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई लिखे या टाउ बराबर वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी लिखे, यही सब आपका विश्लेषण है, यही सब चीज़ें आपको ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, हम एक समान विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। अभी मैंने टाउ बराबर पी साइन थीटा लाया, उसी का हम दोबारा विश्लेषण कर दे रहे हैं। यहाँ से ये क्या है आपका, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, में हम क्या रख दिए हैं, वैद्युत द्विध्रुव को रख दिए हैं, वैद्युत द्विध्रुव को रख दिए। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, जिसकी दिशा क्या हो, माइनस क्यू गुलाम से प्लस क्यू गुलाम आविष्कार। इसका रोटेशन एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एल है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। यहाँ पर एक बल कार्य करेगा, F1 हो जाएगा QE, यहाँ पर भी बल कार्य करेगा, F1 बराबर QE हो जाएगा, F2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस QE हो जाएगा। ये दोनों बल कार्य करते हैं। ये प्लस क्यू गुलाम आवेश को जो वैद्युत बल कार्य कर रहा है वैद्युत ध्रुव पर, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशाओं में कार्य कर रहा है। ये माइनस क्यू गुलाम आवेश को जो वैद्युत बल कार्य कर रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशाओं में कार्य। ये दोनों बल परिमाण में समान है, लेकिन प्रकृति में विपरीत है, इसलिए इस पर कार्य करने वाले नेट फोर्स का मान क्या होता है, 0 हो जाता है, जिससे इस पर क्या कार्य करता है, एक बलयुग्म आघूर्ण कार्य करने लगता है। एक बलयुग्म आघूर्ण जिसकी दिशा क्या होती है, क्या है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशाओं में। ये क्या है, घड़ी की दिशा। ये भी क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज। ये घुमा कौन रहा है, वैद्युत बलयुग्म आघूर्ण। ये घुमा कौन रहा, बलयुग्म। इसका मतलब इस पर कार्य करें जो बलयुग्म आघूर्ण की जो दिशा है वो क्या है, क्लॉकवाइज। अगर इन दोनों में, अगर इसमें से जिसकी दिशा क्लॉकवाइज हो जाएगी वही आपका सही मान लिया जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। जिसकी दिशा क्लॉकवाइज जो राइट हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या है, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी है, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी है। ये क्या है आपका, इसकी जो ये क्या है, वैद्युत ध्रुव की दिशा है, ये वेक्टर पी हो गया। अब मान लेते हैं यहाँ पर दिशा आपका ए, आपका चक्र की दिशा, अगर यहाँ से थीटा हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। थीटा क्या है, थीटा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के मध्य बना कोण। वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के मध्य, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के मध्य, वैद्युत क्षेत्र से धन दिशाओं में नापा गया कोण है। वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव के बीच बना, वैद्युत क्षेत्र के धन दिशाओं से बना कोण, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच बना कोण, और वह कोण वैद्युत क्षेत्र के धन दिशाओं से नापी गई हो। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा बनाते हैं। एक क्लॉकवाइज है, हमें ये आपका चक्र एक्सिस है, बिंदु O है। ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा।
ये क्या है आपका P है और ये क्या है आपका E है। तो हम P की राशि है, P की राशि चलेंगे, P से E की तरफ चलेंगे। जब हम P से E की तरफ चलेंगे, P से E की तरफ, इसका मतलब क्या चल रहे हैं, ये क्या है क्लॉकवाइज। और दूसरा क्या है, ये P है, ये E है, ये एंगल थीटा हो जाएगा। ये P है और ये E है। हम कहाँ चलेंगे, E से हम चलेंगे, कहाँ से, E से P की तरफ चलेंगे। ये P से हम E की तरफ आ रहे हैं, P से E की तरफ, P से E की तरफ। देखो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, तो P से E की तरफ आ रहे हैं और E से हम P की तरफ चलेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। हमने कहा था कि जो वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर बलयुग्म आघूर्ण जो दिशा है वो क्या है, क्लॉक, यहाँ से क्लॉकवाइज और यहाँ से भी क्लॉकवाइज, दोनों दिशा इस प्रकार से, इस प्रकार चल रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इस प्रकार से चलेगा दोनों क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E की जो दिशा है क्लॉकवाइज है और E क्रॉस P की दिशा, E से P की तरफ जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, हम P से E की तरफ आ रहे हैं क्लॉकवाइज आ रहे हैं। इसका मतलब क्लॉकवाइज कौन सी दिशा है, टाउ बराबर वेक्टर P साइन थीटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये क्या हो गया, राइट। अर्थात टाउ बराबर P साइन थीटा, दोनों कंडीशन से, दोनों संभावनाएं थी। वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E लिखे, वेक्टर E क्रॉस वेक्टर P लिखे, उसी से मैंने क्या किया, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E लिखा। इसलिए लिखा क्योंकि जिस पर जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने जो बलयुग्म की दिशा है वो क्लॉकवाइज है और उसमें से P क्रॉस वेक्टर E की, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E की जो दिशा है वो क्या क्लॉकवाइज है और वेक्टर E क्रॉस वेक्टर P की जो दिशा एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, ये क्या हो गया, राइट हो गया। यही एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर P साइन थीटा। और इस पर कार्य करने जो परिणामी बल हो जाएगा वो F नेट का वैल्यू 0 हो जाएगा। एक समान मतलब वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने परिणामी बल का मान तभी शून्य हो सकता है जब वह एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया हो। जब वह एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो उन दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं हो जाएंगी वो आपस समान नहीं रहेंगी, अर्थात दोनों बल एक ही क्रिया रेखा पर कार्य नहीं करेंगे। जैसे इस पर कार्य करने परिणामी बल का मान शून्य हो जाता है तो उस पर एक बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। जब वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उस पर प्लस क्यू कूलम आवेश का जो वैद्युत बल होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है तथा माइनस क्यू कूलम आवेश का जो वैद्युत बल होता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये दोनों बल परिमाण में समान होते हैं लेकिन प्रकृति में विपरीत होते हैं। जब वैद्युत द्विध्रुव को हम असमान वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उस पर कार्य करने वाले परिणामी बलों का मान के विषय में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। असमान वैद्युत क्षेत्र होने का मतलब किसी बिंदु कहीं पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम हो जाएगा और कहीं पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम वहाँ पर वैद्युत बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब असमान वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होगा वह हर एक बिंदुओं पर अलग हो जाएगा। हम समझते हैं कि जो टाउ का जो वैल्यू है वो अधिकतम कब होगा और कब न्यूनतम होगा। इसे अब यहाँ से हो जाएगा, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा कि वैद्युत वलयुग्म आघूर्ण टाउ का मान अधिकतम होगा। इसका मतलब टाउ का जो वैल्यू हुआ है ये अधिकतम होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टाउ बराबर क्या होता है, टाउ को हमें मैक्सिमम करने के लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब साइन थीटा, टाउ बराबर P साइन थीटा होता है, PE साइन थीटा भी मैक्सिमम होना चाहिए। और ये जब ये मैक्सिमम तब होगा जब यहाँ पर साइन थीटा का मान अधिकतम होगा। साइन थीटा का मान अधिकतम किस पर हो जाएगा, +1 पर क्या हो जाएगा, अधिकतम। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं थीटा बराबर 90, हम +-1 कर सकते हैं, +-1 पर अधिकतम होगा। ये क्या परिमाण की बातें केवल कर रहे हैं हम। साइन थीटा का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा का मान अधिकतम कब होता है, +-1 पर। इसका मतलब जब साइन थीटा का मान +-1 हो जाएगा तो टाउ क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, क्योंकि टाउ हमें परिमाण की बात करना है, दिशा की बात नहीं करनी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से 90 हो जाएगा और 270 हो जाएगा। तो हम इसको समझते हैं, पहला हो जाएगा
जब +1 कब होगा 90 पर और -1 कब होगा 270 पर, क्योंकि टाउ का हमें परिमाण निकालना है, ये मैक्सिमम परिमाण की बात कर रहा है। तो -1 हो चाहे +1 है चाहे -1 है, उसका मतलब साइन थीटा का मान चाहे +1 हो चाहे -1 हो, इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब 90 अंश और 270 अंश समझते हैं हम इस ए के लिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब यहाँ पर क्या थीटा बराबर 90 अंश की बातें करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम दो फिगर समझते हैं। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। ये क्या हो जाएगा, -q है, एक क्या हो जाएगा +q है। ए एक समान, दूसरा क्या हो जाएगा v, ये भी एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक हमें 270 के लिए दिखाना, एक इसके लिए दिखाना 90 के लिए, और यहाँ पर ये एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर -q, अगर हम यहाँ पर -q कर दें और यहाँ पर +q कर दें, क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्या है आपका E है, ये क्या है आपका E, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब ये इस बिंदु मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र में ए में हम देखेंगे जो इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिशा है वो -q से +q की तरफ है, और यहाँ पर ए भी -q से +q की तरफ, ये क्या हो जाएगा नीचे की तरफ हो जाएगा। जो वैद्युत द्विध्रुव की जो एंगल क्रिएट करता है, जो थीटा होता है, वह ई और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य का कोण होता है, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य का कोण होता है। और जो थीटा होता है सदैव क्या होता है, वह वैद्युत क्षेत्र के धनात्मक दिशाओं से नापा जाता है, वैद्युत क्षेत्र की धनात्मक दिशाओं से नापा जाता है। ये क्या आया आपका 90 अंश आया। और मैंने क्या कहा था, जब 90 अंश पर रहेगा, जब थीटा का मान क्या आया, थीटा का वैल्यू आया, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव की दिशा के बीच बना कोण होता है थीटा। तो यहाँ से टाउ बराबर आ जाएगा PE साइन थीटा इक्वल हो जाएगा PE साइन 90 अंश हो जाएगा। यहाँ से टाउ का परिमाण हमें ज्ञात करना है, तब PE आ गया, हो जाएगा यहाँ से न्यूटन इंटू क्या हो जाएगा मीटर, ये 90। अब यहाँ से क्या है, ये अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से है और इसकी दिशा इस प्रकार से आ रही है। अगर इस प्रकार से होता तो हम ऐसे कर देते, लेकिन ये क्या दिशा इस प्रकार से आ रही है, इसका मतलब यहाँ से चलेंगे, धनात्मक से चलेंगे यहाँ पर, अब धीरे धीरे उसी तरफ जा रहे हैं हम, उसके बाद ये ऐसे ऐसे यहाँ पर आ जाएंगे, ये ऐसे करके फिर नीचे की तरफ, क्योंकि दिशा नीचे की तरफ आ रही, ऐसे करने के बाद नीचे की तरफ, ऐसे करने के बाद नीचे की, धन अच्छे से चले धीरे 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 धीरे, उसके बाद हम नीचे तरफ, ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। इस स्थितियों में भी इसका मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा, अर्थात यहाँ से टाउ बराबर हो जाएगा, टाउ बराबर PE साइन थीटा हो जाएगा, और टाउ बराबर हो जाएगा PE यहाँ से साइन हो जाएगा 270 अंश, इसका जो वैल्यू होता है -1 होता है, टाउ बराबर -PE आ जाएगा। हमें इसका परिमाण ज्ञात करना है, तो हो जाएगा आपका PE आ जाएगा। दोनों स्थितियों में क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का मान क्या हो जाएगा धनात्मक, अर्थात जब थीटा का वैल्यू जब साइन थीटा का मान +1 होगा तभी टाउ मैक्सिमम आएगा, जब साइन थीटा का मान -1 होगा तभी टाउ मैक्सिमम, या थीटा का वैल्यू जब 90 होगा तभी टाउ मैक्सिमम आएगा, थीटा का वैल्यू 270 होगा तभी टाउ मैक्सिमम आएगा। अर्थात जो आपका बलयुग्म आघूर्ण है वो महत्तम होगा कब, जब साइन थीटा का वैल्यू +-1 होगा, या थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये तो 0 अंश होगा, ये तो 90 अंश हो जाएगा, ये तो 270 अंश हो जाएगा। हम देखते हैं कि इस स्थितियों में, दोनों स्थितियों में जो आपका एफ नेट का जो वैल्यू है वो 0 जरूर है, लेकिन टाउ का वैल्यू क्या आया, PE साइन थीटा आया है। जिसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि परिणामी बल के मान के शून्य होने से ये जरूरी नहीं है कि कार्य करने वाला बलयुग्म आघूर्ण का मान 0 हो। इसका मतलब क्या हुआ, एफ नेट का मान 0 होने पर आपका टाउ का जो वैल्यू हो सकता है वह 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है।